हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल असेंबल टू लर्न। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे मैं पीजीटी फिज़िक्स 2018 पेपर का फिज़िक्स पार्ट का क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 140 तक सॉल्व की हूँ और क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 130 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियोस पे आपको मिल जाएगा। अगर उन वीडियोस का लिंक आपको चाहिए तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट पे मिल जाएगा और अगर आप लोग अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो आज के लिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। 131 is an ideal gas is taken through a cycle of changes as shown in the figure. The temperature remains unchanged along the path AB and CD but changes along BC and DA. Then for path DA, मतलब DA के लिए क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम DA को देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम DA पे वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है, पाथ DA के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है जो कि हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस पे क्या होता है, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और आप डायग्राम को देखेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आएगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। और हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जहाँ पर डी डब्ल्यू होता है पी डी वी और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। डी वी इक्वल टू ज़ीरो हुआ मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो और एक रिजल्ट मिल गया हमें। फिर जब पी डी वी ज़ीरो हो जाता है तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू बन जाएगा और डी यू होता है एन सी बी डेल्टा टी, मतलब डी क्यू इज आवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर हमारा डेल्टा टी ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहा है तो हमारा डेल्टा क्यू भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और हमें ये तीनों चीज़ ऑप्शन नंबर 1 पे मिल जाएंगे। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा टी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड डेल्टा क्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Our next question is 132. There are two infinitely long parallel wires 1 and 2 carrying currents I and 2I flowing along the same direction and placed at a distance d apart. Third infinitely long wire जो कि Ix करंट कैरी कर रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू अदर टू, मतलब दोनों जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं Ix उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो कि वो दोनों वायर के बीच में है। तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम वायर 1 should it be kept so that no net force acts on it, मतलब कितने दूरी पर उसको रखा जाए वायर 1 से कि वो उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम को देखेंगे तो सपोज हमारा ये वायर 3 है जो कि आई एक्स करंट कैरी कर रहा है और वायर 1 आई कर रहा है, वायर 2 2 आई कर रहा है। वायर 1 और वायर 2 का डायरेक्शन सेम है और वायर 3 का उनका ऑपोजिट है। तो वायर 3 में नेट फोर्स जीरो होने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो बाहर की तरफ लगता है, सेम डायरेक्शन होने से अंदर की तरफ फोर्स लगता है। और मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला एक होता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। तो इसको हम यूज़ करेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 पे। तो 3 पे क्या है, करंट IX है और 2 पे 2I है। तो और उनके बीच का अगर टोटल डिस्टेंस d है, सपोज हम 1 से 3 का बीच का डिस्टेंस x लेते हैं तो दूसरे वाला डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक, और दूसरा वाला जो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 वो हो गया 2I इंटू आई एक्स बाई एक्स। उसको इक्वेट करने पे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा d बाई 3। इसका मतलब वायर 1 से वायर 3 के बीच का डिस्टेंस d बाई 3 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। कंसिडर ए बॉल प्रोजेक्टेड इन एयर विथ ए स्पीड v नॉट, मतलब स्पीड v नॉट से प्रोजेक्ट किया गया है, थीटा नॉट एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है विद द हॉरिजॉन्टल। टेक x एक्सिस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड y एक्सिस अलोंग वर्टिकल एट ए हाइट ऑफ 9.45 मीटर। कुछ 9.45 मीटर हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड आई कैप, 6 मीटर पर सेकेंड जे कैप। तो हमें फाइंड आउट करना है v नॉट और थीटा नॉट का वैल्यू और g का वैल्यू 10 लेना है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as
उसको यूज़ करेंगे। अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स एस एक्स होगा। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, इस तरफ अगर थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है तो उसका जो एक्सेलरेशन एलोंग एक्स डायरेक्शन 0 होता है। तो हमें वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर 0 मिल गया, जो कि हमारा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स हो गया। मतलब हमारा यहाँ पर वी एक्स क्या है, 8 आई कैप था, तो हमारा यू एक्स भी 8 आई कैप हो गया। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट में 8 आई कैप हो गया। उसी तरह हम अगर वाई डायरेक्शन में देखते हैं तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay/sy हो जाएगा। और यहाँ पे वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, -g होता है। तो हम g का वैल्यू 10 लेंगे तो उसका ay के जगह हम -10 पुट कर लेंगे। और वी वाई तो दिया गया है 6 था, और डिस्टेंस क्या होगा, कुछ जो वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 9.45 मीटर जो हाइट था। तो यहाँ इसको सॉल्व करने से हमें यू वाई मिल जाएगा 15 जे कैप। तो इस यू एक्स और यू वाई को हम पुट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारा वी नॉट है। तो वी नॉट हमें मिल जाएगा 8 आई कैप प्लस 15 जे कैप। तो उसका मैग्नीट्यूड हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो हो जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। फिर उसको थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन एक्स अलोंग एक्स एक्सिस हमारा 8 आई कैप था और वाई एक्सिस में 15 जे कैप था। फिर हम टान थीटा फाइंड आउट करते हैं तो हमें टान थीटा इक्वल टू 15/8 मिलेगा। तो थीटा हमारा हो जाएगा टान इनवर्स 15/8, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विथ ए बैंड गैप दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट कैन डिटेक्ट ए सिग्नल ऑफ वेवलेंथ ऑफ, मतलब कितने वेवलेंथ का सिग्नल वो डिटेक्ट कर सकता है। तो हमारा जो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होता है, वो होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हमें हम अगर हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं तो हमें इस क्वेश्चन के लिए जो वेवलेंथ चाहिए वो हमें मिल सकता है, जो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से मतलब हमारा जो लाम्बडा वैल्यू हमारा क्या लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा। तो हमें पता है ई इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट की जगह सी बाई लामडा नॉट एच सी बाई लामडा नॉट। और यहाँ पे जो बैंड गैप दिया है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही हमारा एनर्जी है। तो यहाँ पर हमें लामडा नॉट का वैल्यू एच सी बाई ई जी मिल जाएगा। तो एच सी का वैल्यू क्या होता है 12,400 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2.5, तो हमें 4,960 एंगस्ट्रॉम वैल्यू मिलेगा, जो हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा। मतलब हमारा लामडा वैल्यू कुछ 4,960 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन 3 जो 4,000 एंगस्ट्रॉम है वही करेक्ट होगा। What is our next question? Our question number 135. Water falls from a tap of area of cross section A0 with speed V0 after falling through a distance h. Area of cross section of stream becomes A. 4 students work out the formula. हमें V0 का फॉर्मूला क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक टैप दिया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये डायग्राम पे यहाँ पे एक टैप है जहाँ पे जो वाटर जहाँ से गिर रहा है वो A0 एरिया और V0 वेलोसिटी मतलब स्पीड, और जो हाइट h हाइट है स्ट्रीम से, वो टैप h हाइट के ऊपर है और स्ट्रीम का एरिया कैपिटल A और सपोज उसका एरिया मतलब स्पीड हम कंसिडर करते हैं मतलब b। तो ऐसे कंडीशन में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पुट करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है A1 B1 इक्वल टू A2 B2। तो यहाँ पर हमारा A0 V0 इज इक्वल टू A भी हो जाएगा। हमें तो V पता नहीं है इसलिए हम V को इन तीनों के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा A0 V0 डिवाइडेड बाई A। फिर काइनेमेटिक के जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उससे हमें पता है V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो U यहाँ पर क्या है V0 है, V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर, फिर हाइट जो है h दिया गया है और एक्सेलरेशन g बन जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो 2gh हो गया। V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh मिल गया हमें। फिर V के जगह हमें ये वैल्यू पुट कर लेंगे A0 V0 बाई A, उसका होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करने के बाद V का वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये मिल जाएगा V0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh A स्क्वायर डिवाइडेड बाई A0 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जो कि V0 का वैल्यू देगा अंडर रूट 2gh A स्क्वायर A0 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट। पर यहाँ पे क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट, हाँ बी ही करेक्ट। तो चलिए 136 पे
136 में क्या दिया गया है, इन फिजिक्स लैबोरेटरी स्टूडेंट कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम। तो वो जी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। ही मेजर्स द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एज 25 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड corresponding time for 100 oscillations as 100 second plus minus 1 second. परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ जी, मतलब जी का परसेंटेज एरर हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अगर उस हम जी का फॉर्मूला निकालें तो जी हो जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, और एल तो 25 है, डेल्टा एल 0.1, टी 100 सेकेंड, डेल्टा टी 1 सेकेंड। परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला, जो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। फिर सारा वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा डेल्टा जी बाई जी का वैल्यू 0.024, और परसेंटेज एरर के लिए हम उसको उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2.4। 2.4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 137। ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला एज सोन इन द फिगर। टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, जो यहाँ पे जो करंट का लूप दिया गया है उसमें टॉर्क कितना हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है एम क्रॉस बी, जो कि होता है एम बी साइन थीटा। फिर एम एंड बी आर परपेंडिकुलर मीन्स सो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी। एम जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया, तो आई टाउ इज इक्वल टू आई ए बी। आई का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू 10 इंटू 5 करके हमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको फिर मीटर स्क्वायर पे कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर बी का वैल्यू 0.3 टेस्ला दिया गया था, तो हमें टाउ मिल जाएगा, मतलब टॉर्क मिल जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। यहाँ ये हमें वैल्यू मिल गया। फिर डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड थंब रूल जो यूज़ करेंगे, हमारा जो फिंगर्स कर्ल ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा कर्लिंग ऑफ फिंगर, एंड थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है। फिर टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, तो माइनस मतलब जे केप क्रॉस के केप करने से हमें माइनस ऑफ आई केप मिल जाएगा, जो कि हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 पे दिया गया है। नेक्स्ट इज 138। 138 क्या कह रहा है, सोर्स ऑफ साउंड लाइज बिटवीन स्टेशनरी ऑब्जर्वर एंड हाई वॉल के बीच में एक सोर्स ऑफ साउंड है, produces a sound of frequency 1000 Hz, starts moving towards the wall with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड। सोर्स का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर। नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी, तो कितना होगा वही बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पर 350 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो अगर हम इससे देखते हैं तो सब इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर हमारा ये हो गया ऑब्जर्वर ओ, सोर्स एस जो कि इस तरफ वॉल की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड पे मूव कर रहा है, और वॉल भी स्टेशनरी है। तो इस केस में हम बीट फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, उसका मॉड्यूलस। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट केस में मतलब सोर्स से वॉल की तरफ जब जाएगा तो वो वेलोसिटी मतलब क्या ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब यहाँ पे नीचे वाला पार्ट जो ये बढ़ना चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, जो कि रेस्ट पे है तो हम इसको 0 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये तो 350 साउंड का दिया गया है, और क्या सोर्स का 5 दिया गया है। सिमिलरली फिर जब वॉल से सेकेंड केस आ जाएगा, वॉल से रिफ्लेक्ट होकर फिर से ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगा, उस केस में क्या हो जाएगा, तब तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, मतलब ये बढ़ेगा, तो यहाँ घटना चाहिए, मतलब ये माइनस आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑब्जर्वर फिर से रेस्ट पे है तो 0, और फ्रीक्वेंसी मतलब सारा वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिल जाएगा 1350 डिवाइडेड बाई 345। तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं और फिर उसका मोड ले लेंगे तो हमें 28.5 का आंसर मिल जाएगा।
जो कि ऑप्शन में देखा जाए तो हम पॉइंट में तो नहीं आ सकता, तो हम मतलब पॉइंट तो कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए हम 28 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिट फ्रीक्वेंसी 28 हो जाएगा। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कुछ r है और मास कैपिटल M है। स्मॉल सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस जिसका r/3 है इस कट आउट फ्रॉम द डिस्क, डिस्क से बाहर निकाल दिया गया एज सोन इन द फिगर। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर O परपेंडिकुलर टू इट इज, मतलब जो रिमेनिंग डिस्क बचा है उसका थ्रू द सेंटर क्या होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ऐसे में क्या होता है, हमें एक मतलब सपोज हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा स्मॉल डिस्क है उसका मास स्मॉल m है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया रिमूव डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इक्वल टू मास ऑफ स्मॉल डिस्क बाय लार्ज डिस्क। तो एरिया रिमूव मतलब कितने पार्ट का एरिया रिमूव हुआ, स्मॉल डिस्क का एरिया जितना है उतना रिमूव हुआ, तो पाई r², r पे हम r/3 लेंगे क्योंकि स्मॉल डिस्क का है, और फिर बड़ा डिस्क के लिए ये पाई r²। तो इसको सॉल्व करने पे हमें स्मॉल m मिल जाएगा कैपिटल M/9। फिर हमें ये डिस्क का फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका क्या फॉर्मूला होता है, जनरली I = mr² होता है, पर डिस्क केसेस में I = mr²/2 होता है। तो अभी हम रिमेनिंग डिस्क के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा, मतलब बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर माइनस विद इन ब्रैकेट छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट सेंटर ऑफ दैट स्मॉल डिस्क, एंड ये जो होगा छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू बड़े वाले डिस्क के सेंटर, मतलब ये mx² आ जाएगा। mx² मतलब जो x होगा वो डिस्टेंस होगा जो कि हमारा 2r/3 होगा। वो कौन सा वाला डिस्टेंस होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ स्मॉल डिस्क एंड लार्ज डिस्क। डायग्राम पे देखेंगे तो मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2r/3 हो जाएगा, जो कि हमारा x पे पुट होगा। तो mx² जो फॉर्मूला आएगा, ये वाला जो फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए m पे m/9 और x के जगह पे 2r/3 का स्क्वायर पुट करेंगे, और ये स्मॉल का है तो m/9 और r/3 रेडियस, और उसको पूरा सॉल्व करने पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क मिल जाएगा 4/9 mr²। रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 4/9 mr², जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया है। तो फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन 140 क्या है इसमें, इन द गिवन LCR सीरीज सर्किट हैविंग द वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट L = 3 हेनरी, C = 27 म्यू फैराड, resistance R = 7.4 ohm, the sharpness of the resonance at a given frequency can be increased by, मतलब रेजोनेंस शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस हमें इंक्रीज करना है, शार्पनेस बढ़ाना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 4, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ L, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ R, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ C, रिड्यूसिंग क्वालिटी फैक्टर। तो पहले हम देखते हैं कि शार्पनेस क्या होता है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिपेंड करता है ω/2 डेल्टा ओमेगा, जो कि हमारा क्यू फैक्टर का डेफिनेशन भी होता है, क्यू फैक्टर इक्वल ω/2 डेल्टा ओमेगा। वहाँ पर ω/r क्या होता है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा ओमेगा होता है बैंडविड्थ। जब बैंडविड्थ कम होता है तभी हमारा रेजोनेंस ज़्यादा शार्प होता है, स्मॉलर द बैंडविड्थ शार्पर द रेजोनेंस। और हाँ, क्वालिटी फैक्टर का और एक फॉर्मूला हमें पता है, Q = 1/r √L/C, और ये इस क्वेश्चन में हमें R/L/C सब गिवन है, बट हमें उन वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं। स्मॉलर द बैंड गैप शार्पर द रेजोनेंस, मतलब हमें क्या स्मॉल करना है, ये जो हमारा बैंड गैप है इसे स्मॉल करना है, इससे स्मॉल करना है, मतलब ये क्यू फैक्टर को बढ़ाना है, क्यू फैक्टर को बढ़ाना है। अगर हमें क्यू फैक्टर को बढ़ाना है तो हमें इस आर को ही कम करना पड़ेगा। तो ग्रेटर द क्यू फैक्टर मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आर। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आर वाला ऑप्शन है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म होता है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो कि था क्वेश्चन नंबर 140, और बाकी 10 क्वेश्चन बचे हैं 141 से लेके 150 तक, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड कर दूंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो KVS का प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू।